अस्सलाम वालेकुम। बोलीस में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आज की अहम खबर सबसे पहले शामिल करेंगे। आर्टिकल 63A नजरसानी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत इस वक्त जारी है। अपने दलाइल को फैसले और नजरसानी तक महदूद रखें। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क सामने आए हैं। कहा गया कि हुकूमत आईनी तरमीम चाहती है, केस से बराह रास्त ताल्लुक है। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे बतौर जज किसी आईनी पैकेज का इल्म ही नहीं है। बतौर रुकने असेंबली आप पैकेज रोक दें। चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा, जिस पर बैरिस्टर अली जफर की जानिब से कहा गया कि अगर अदालत ने फैसला किया तो ये मफादात का टकराव होगा। बिल्कुल अहम तरीन ये समाअत इस वक्त जारी है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत, जबकि चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। 5 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। अहम तरीन ये समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत जारी है, जबकि चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। तफसीलात क्या है तैयब बलोच से जानते हैं। तैयब आगाह कीजिएगा, क्या समाअत का अहवाल है अब तक? जी, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो आर्टिकल 63A नजरसानी मामले पर जो है समाअत कर रहा है। दौरान समाअत जो है तहरीक इंसाफ चेयरमैन की जानिब से जो है वो अली जफर पेश हुए और उन्होंने कहा कि अदालत के हुक्म पर जो है वो मेरी तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से मुलाकात तो जरूर कराई गई, लेकिन मुलाकात में जो है वो तन्हाई में नहीं हो सकी, बल्कि मुलाकात के दौरान जो है वो पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे, तो इस वजह से मैं उनसे हिदायत नहीं ले सका। तो उन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बानी चेयरमैन को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की जो है वो हिदायत करे और बानी चेयरमैन जो है वो वीडियो लिंक के जरिए अपना मौक़िफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अली जफर साहब आप बहुत सीनियर वकील हैं और आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ वही शख्स जो है वो जाती हैसियत में पेश हो सकता है जिसका वकील ना हो। एक तरफ तो आप जो है वो उनके वकील हैं और उनकी जगह पे आप बोल रहे हैं और हम आपको सुन भी रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हम कैसे उनको जो है वो वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाजत दे सकते हैं? अगर उनका वकील ना होता तो फिर उनको जो है वो पेश होने की इजाजत दी जा सकती थी। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि हमारे सामने उनको वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का कोई तहरीरी जो है वो दरख्वास्त नहीं है, तो इसी वजह से जो है वो किस तरीके से हम उनको पेश कर सकते हैं। अब आप जबानी तौर पर कह रहे हैं तो ऐसे तो मामलात नहीं चलेंगे। इस पर अली जफर ने कहा कि अगर यही है तो फिर बानी चेयरमैन ने वाज़े तौर के ऊपर कहा है कि हमें बेंच की तश्कील के ऊपर एतराज है और ये जो बेंच जिस तरीके से तश्कील दिया गया। अच्छा तैयब कता कलामी की माजरत, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बेंच पर एतराज तो पहले दिन से है, ये भी कुछ इस तरह की इतलात हैं क्या कि जो बैरिस्टर हैं अली जफर जो वकील हैं उनकी तरफ से उन्होंने खुद को इस समाअत से अलग कर लिया है, या ऐसी कोई आपके पास है इंफॉर्मेशन जो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल की तश्कील पे एतराज किया तो वो एतराज जो है वो कल भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया था। तब अब उन्होंने कहा कि जब हमें बेंच की तश्कील पर एतराज है तो हम कैसे अब का हिस्सा बन सकते हैं। तो वाज़े तौर के ऊपर उन्होंने बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जानिब से ये कहा है कि हम अब इस केस में जो है वो इस केस का हिस्सा नहीं बन सकते, हम खुद को केस से अलग करते हैं। तो यूं पीटीआई जो है वो आर्टिकल 63A नजरसानी से मुतल्लिक मामले से जो है वो उसने खुद अलग कर लिया है। तो जब बानी चेयरमैन अलग हो गए तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने जो है वो अली जफर से पूछा कि ठीक है आप बतौर वकील जो है तहरीक इंसाफ के वो इस मामले से अलग हो गए हैं, तो अब क्या आप बतौर अदालती मुआविन जो है वो इस केस का हिस्सा रह सकते हैं? तो इस पर अली जफर ने कहा कि अगर किसी को इतराज नहीं है तो मैं बतौर अदालती मुआविन जो है वो अदालत की मुआवनत कर सकता हूँ। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो इस मामले पर जो है वो दरख्वास्त गुजार है उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है। अब अली जफर जो है वो इस मामले में बतौर अदालती मुआविन पेश होंगे, लेकिन वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वकालत नहीं करेंगे क्योंकि बानी चेयरमैन ने खुद को इस केस से अलग कर लिया है और उन्होंने एतराज होने की वजह से इस केस से अलग हो गई है तहरीक इंसाफ। जी तैयब ये भी वाज़े कीजिएगा, चीफ जस्टिस की जानिब से क्या कुछ ऐसे भी रिमार्क सामने आए हैं अली जफर के लिए? उनको कहा गया है कि अब आप जो है वो अदालती जुमरे से अदालती दायरे से बाहर हो रहे हैं, उन्होंने कोई बात की ऐसी?
बिल्कुल, जब जो है अली जफर ने अदालत को बताया कि जी आर्टिकल 63A पर नजरसानी इस वजह से भी अहम हो गई है कि हुकूमत जो है वो कोई ऐनी तरामीम लेके आना चाह रही है, हुकूमत जो है वो किसी जुडिशल पैकेज पे जो है वो काम कर रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें तो किसी जुडिशल पैकेज का इल्म नहीं है और आप ये गैर मुतलका बात जो है वो इस अदालत के सामने क्यों कर रहे हैं, आप जो है अपनी हदूद से बाहर निकल रहे हैं और ये आप जो है वो तौहीन अदालत के जुमरे में आ रहे हैं। तो इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का भी यही कहना था कि आप खुद को जो है वो केस की हद तक महदूद रखें, जो इररेलेवेंट बातें हैं वो जो है इस मामले पर ना की ये जाए। तो आप काफी देर से बिल्कुल बता भी रहे हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस फैसले के बाद, बैरिस्टर अली जफर के इस फैसले के बाद इस केस पर कोई इम्पैक्ट आएगा? केस पर देखें, ये मामला है नजरसानी का, मरकजी केस ही नहीं है। नजरसानी का जो केस होता है उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है, तो इसमें अगर वो अलग भी हो जाते हैं तो इसके केस के ऊपर इसका कोई असर जो है वो नहीं पड़ेगा। लेकिन अली जफर जो बतौर वकील जो है वो तो अदालती मुआवन के तौर पर पेश होंगे, लेकिन पीटीआई जो है वो उसने खुद को इस केस से अलग कर लिया। अगर पीटीआई अलग भी हो जाती है तो भी इस मामले पर कोई असर जो है वो नहीं पड़ेगा। और मैं आपको याद दिलाता जाऊं कि जब ये मरकजी केस सुना जा रहा था उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल के दौर में, तो उस टाइम पीडीएम की तमाम जमातों ने इस केस का बाइकाट कर दिया था और उनके बाइकाट होने के बावजूद उस वक्त की अदालत ने जो है इस पर समाअत जारी रखी थी। और आज ये चीज रिवर्स हो गई है और आज पीटीआई बाइकाट कर गई है, लेकिन उसका भी इस केस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी, उसका भी इस केस पर यकीनी तौर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तैयब बलूच तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अभी ये जानिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ केस में दलाल सुनने के बाद दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है, जबकि दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सिकंदर सुल्तान राजा जब तैनात हुए तब हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सीनियर सिविल सर्वेंट को तैनात नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपको कैसे मालूम कि ऐसा ही हुआ है, मुझे मुतमईन करें। इलेक्शन कमीशन के वकील के बगैर नोटिस रोस्टम पर आने पर चीफ जस्टिस ने कहा, आपको तो बुलाया ही नहीं, लगता है आपको बहुत जल्दी है। वकील ने कहा कि मेरे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने से कबल रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन मौजूद है। वो नवंबर 2019 में रिटायर हो चुके थे। जनवरी 2020 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी तैनाती की गई। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक़ दरखास्तों की समाअत हुई है। लापता नौजवान की वालिदा ने दुहाई देते हुए कहा कि मेरा बेटा 2015 से लापता है, अब तक कोई मालूमात नहीं मिली। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि शहरी की बाजियाबी के लिए क्या इक़दाम किए गए। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि शहरी की जबरी गुमशुदगी का तयन हो चुका है, माली मामनत की समरी भी मंजूर हो चुकी। अदालत ने दरखास्त निपटाते हुए दीगर शहरियों से मुताल्लिक़ FIA से ट्रैवल हिस्ट्री हासिल करके पेश करने का हुक्म दे दिया। और आईनी तरमीम का ऊंट किसी करवट बिठाने के लिए बयानबाजी तेज हो गई है। बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि 25 अक्टूबर से पहले फैसला कर लिया जाए। तरमीम पर JUI ने अब तक हाँ नहीं की है, जबकि कामरान मुर्तजा कहते हैं कि मामला अभी तक जूं का तू है। आईनी तरमीम के मामले पर कुछ करना होगा। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने इसरार किया। चेयरमैन PP ने जोर दिया कि जो होना है 25 अक्टूबर से कबल हो, वरना बात बिगड़ जाएगी। अगर मैं 25 अक्टूबर के बाद तक इंतजार करूं तो 63A जैसा फैसला नहीं आएगा। ऐसे नहीं कहा जाएगा कि आइन को तो आप नहीं तरमीम कर सकते, सिर्फ हम। ऐसे में PP की जानिब से मौलाना को मनाने का दावा सामने आया। बकौल इरफान सिद्दीकी सरबरा JUI रजामंद हैं, लेकिन कामरान मुर्तजा दावे की तरदीद कर गए। कहा, नया मुसव्विदा सामने आएगा तो ही फैसला होगा, धौंस धमकी और दबाव में आने वाले नहीं। सूरत हाल वही है जो कि पहले थी और ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है जिसको बुनियाद बना के कहे कि मौलाना साहब ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है, ये बात रिजेक्ट कर ली है, ऐसी कोई बात नहीं। तुंदो तेज बयानात की रोशनी में आइंदा 2 हफ्ते अहमियत इख्तियार कर गए हैं। फिलहाल तरमीम पर मौक़िफ़ मनवाने के लिए हुकूमत और इत्तेहादी
इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें, आपको बताएं कि इसराइली फौज और हिजबुल्लाह के दरमियान जनूबी लेबनान में शदीद लड़ाई ताहल जारी है। इसराइली फौज ने बैरूत में बमबारी करके कई इमारतों को तबाह कर दिया, जिसके नतीजे में 6 अफराद की शहादत की इतलात मौसूल हुई हैं। रात भर वसी बैरूत पर इसराइली फजाई हमलों में कम अज़ कम 6 अफराद हलाक और 8 जख्मी हुए। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में लबनान भर में मजीद 46 अफराद हलाक और 85 जख्मी हो गए। जनूबी लुबनान में 8 इसराइली फौजियों की हलाकत के बाद हालात मज़ीद कशीदा हो गए। इसराइल आपे से बाहर हो गया, बैरूत को एक बार फिर बमों से निशाना बना दिया। लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत एक बार फिर जोरदार धमाकों से गूंज उठा। बैरूत के जनूबी इलाके दहिया में 3 जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। हमास ने तल अबीब में इसराइली शहरियों पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। हमास के अस्करी विंग ने ताज़ा हमलों में इसराइली फौजी यूनिट को निशाना बनाया है, जिसमें मज़ीद मुतअद्दिद फौजी हलाक हुए हैं, जबकि 3 टैंकों को भी तबाह किया गया है। उधर अमेरिका को इसराइल की जानिब से ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने का डर है। अमेरिकी सदर ने कहा है कि अमेरिका ऐसे हमले की बिल्कुल भी हिमायत नहीं करेगा। दूसरी जानिब अगर ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो इस बात का इम्कान है कि अमेरिका इस जंग में खुद कूद पड़े। उसके साथ साथ अमेरिका ने ईरान पर पाबंदी का इशारा भी दे दिया। अपडेट कर रहे हैं आपको, अमेरिका को इसराइल की जानिब से ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने का डर है। इससे पहले भी हम देखते हैं कि जो समाजी राबतों की वेबसाइट है एक्स, उस पर भी इस तरह की बातें की जा रही हैं। अमेरिका ने नाजायज रियासत इसराइल की मुकम्मल सपोर्ट में सारी अखलाकी हुदूद उबूर कर ली। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा इसराइल पर मिसाइल हमलों की सजा दी जाएगी और इसके लिए ईरान को इक्तसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। G7 ममालिक ने भी ईरान पर नई पाबंदियां आयद करने पर इत्तेफाक किया है। उधर अमरीकी नायब वजीर खारजा कर्ट कैम्बल ने इंकशाफ किया है कि अमरीका अब इसराइल पर ईरानी हमले का खुद जवाब देगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि इसराइल पर हमला अमरीका पर हमला है। उधर अमरीका को इस बात का भी खदशा है कि कहीं इसराइल ईरानी जोहरी तंसीबात को निशाना न बना बैठे, और यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान की जोहरी तंसीबात पर इसराइली हमलों की हिमायत करने से इनकार कर दिया है। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने लबनान में शहरियों को निशाना बनाने की हिमायत से भी इनकार किया है। दोनों मामलात पर अमेरिका ने इसराइल की हिमायत से इनकार कर दिया है। अब खबर ये है कि अरब लीग ने गैर मामूली इजलास बुला लिया है, जो आज मुनाकिद होगा। इजलास में लबनान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर व खौस किया जाएगा। अरब लीग का हंगामी इजलास आज इराक की दरख्वास्त पर तलब किया गया। अरब लीग में मुस्तकिल नुमाइंदों की सतह पर इजलास बुलाया गया है, जबकि उधर उर्दन को सख्त फिक्र लाहक है कि इसराइल इस पर जारियत ना कर दे। उर्दनी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि वो अपने मुल्क को जंग का मैदान नहीं बनने देंगे। और अभी आपको बताएं कि खामनाई ने इसराइली हमले से 3 रोज़ कबल हसन नसरुल्लाह को लबनान से निकल जाने का कहा था। ईरानी ज़राए ऐसा बताते हैं कि सुप्रीम लीडर का पैगाम कमांडर पासदारान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निलोरोशान ने शहीद सरबराह हिजबुल्लाह को पहुंचाया था। इसराइली साजिश के बारे में हसन नसरुल्लाह को चंद रोज़ कबल ही आगाह करते हुए उन्हें जल्द लबनान से ईरान आने का मशवरा दिया गया था। हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद मुतादिद इराकी वालिदैन ने अपने नौज़ायदा बच्चों के नाम इनके नाम पर रख लिए हैं। इराक की वजारत सेहत के मुताबिक हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद से इराक में पैदा होने वाले 100 से ज़्यादा बच्चों के नाम हसन नसरुल्लाह रखे गए। हिजबुल्लाह के 64 साल कायद हसन नसरुल्लाह 1960 को बैरूत के मशरकी इलाके बर्ज अल हमूद में पैदा हुए। इनके वालिद अब्दुल करीम नसरुल्लाह एक छोटे सब्जी फरोश थे और हसन नसरुल्लाह अपने वालिदैन के 9 बच्चों में सबसे बड़े थे। आपको बताएं कि गजा में इसराइली बमबारी के दौरान साल भर में 44,000 बच्चों की पैदाइश हुई है। यह आदाद-ओ-शुमार महसूर गजा में पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले में सामने आए हैं। यह मरहला इस माह के आखिर में शुरू होगा। मुहिम के दौरान 6,40,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में अमरीका ने पासदारान इनकलाब पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया है। अमरीकी मंदूब ने इसराइल के हक़ के दिफा की हिमायत जारी रखने का कहा कि रूस ने अमरीका ईरान जंग को इसराइल साजिश करार दिया। चीन ने इसराइल को खबरदार किया कि एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि अब 2 रियासती हल का वक्त आ चुका है। इस मुतालिक आपको बताएं कि 2 रियासती हल का वक्त आ चुका है, जबकि इजलास के दौरान ईरानी और इसराइली का तबादला किया गया। ईरान के सफ़ीर अमीर सईद ईरानी ने कहा कि तजुर्बे ने साबित किया कि इसराइल सिर्फ
ताकत का ज़बान समझता है। इसराइल की जानिब से कहा गया कि ईरान को भारी कीमत चुकाना पड़ी। अकालमी शोहरत याफ्ता इस्लामी स्कॉलर और मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक आज कराची शाम 7 बजे गवर्नर हाउस में लेक्चर देंगे। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने गवर्नर सिंध से मुलाकात की। प्रोग्राम में शिरकत दावत नामा और शनाख्ती कार्ड से मशरूत होगी। इससे कबल एक इंटरव्यू में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि गजा की सूरत-हाल तमाम इंसानों के लिए इम्तिहान है। गजा के लोग पास और हम फेल हो रहे हैं। गजा के मुसलमान इसराइल के खिलाफ जिहाद करके फर्ज किफ़ाया अदा कर रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म से मलेशिया के हम मनसब दातुसरी अनवर इब्राहिम ने वज़ीर आज़म हाउस में 1-on-1 मुलाकात की है। शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतबाक इस्तकबाल किया। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेहमान ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया। इस मौके पर एक इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई। कारोबारी दुनिया से खबरें शामिल करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स तेजी की जानिब गामजन है और एक मरतबा फिर 82,000 की सतह बहाल करने में कामयाब हुआ है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं कफील अहमद से जानते हैं जो मार्केट में मौजूद है। जी कफील। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर आप बात करें थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट है, लेकिन ताकि अगर बात कर लें कारोबार के आगाज़ में से जो है वो 82,000 का जो लेवल था मार्केट एक बार फिर इसको बहाल करने में कामयाब हुई। और इस वक्त अगर हम बात कर लें तो 352 पॉइंट्स का इजाफा मार्केट में रिकॉर्ड किया गया और 82,319 का लेवल मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है कल से अगर हम बात करें। और जो एक थोड़ा सा अगर हम बात कर लें गुज़िश्ता लास्ट वीक के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी देखी गई थी मार्केट के अंदर, उसके बाद अब मार्केट थोड़ा बहाल होना शुरू हुई है और सेंटिमेंट पॉजिटिव है और सरमायाकारों का एतमाद खासा बहाल हुआ। और दूसरी जानब अगर हम बात कर लें आज मार्केट के अंदर एक ख़ास डेवलपमेंट ये थी कि जो अमेरिकन गवर्नर जनरल थे स्कॉट उर्बूम वो यहाँ आए थे और उन्होंने बाकायदा जो है वो ट्रेडिंग का आगाज़ घंटा बजाकर किया था। और उन्होंने अपनी स्पीच में उनका कहना ये था कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत दीरीना हैं। और थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर अगर हम बात कर लें जो प्रॉफिट टेकिंग थी वो भी देखी गई थी, ताहम अब एक बार फिर स्टेबिलिटी जो है वो नज़र आती है। और सरमायाकारों को यही कहना है कि मार्केट में जो है कि जो इंडेक्स है उसमें इजाफा ही कफील बहुत शुक्रिया। पंजाब में डेंगू की सूरत हाल खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में डेंगू के 152 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। तफसीलात जानते हैं जाफर बिन यार से। बिल्कुल, पंजाब में भी जो डेंगू की सूरत हाल वो ख़तरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से जो आज दादोशुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 152 केस जो है रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह एक हफ़्ता में 746 केसेस, जबकि रवां साल अब तक जो है 2117 केसेस जो है रिपोर्ट हो चुके हैं। आपको बताता चलूं कि गुज़श्ता 24 घंटों में रावलपिंडी में 133, लाहौर में 4 और चकवाल में 2 डेंगू के केस रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा गुजरांवाला अटक में 3, इसके अलावा मियांवाली, कुशाब, सरगोदा में एक केस रिपोर्ट हुआ है। पंजाब हुकूमत की जानब से, महकमा हेल्थ की जानब से, दीगर अदारों की जानब से डेंगू के खात्मा के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन डेंगू जो है वो काबू में नहीं आ रहा। और अब जानते हैं रावलपिंडी की सूरत हाल। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें रावलपिंडी शहर के हवाले से तो रावलपिंडी शहर में भी इस वक्त डेंगू के वार जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान जो नए मरीज़ दाखिल हुए हैं उनकी तादाद भी 100 से ज़्यादा है और इस वक्त तकरीबन 200 से ज़ायद मरीज़ जो है अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। और रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन जो है ना सैकड़ों मरीज़ जो है वो फैज़याब होने के बाद अपने घरों की तरफ भी जा रहे हैं। इस वक्त जो है डॉक्टर जवाद जिनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी रावलपिंडी से, हम उनसे जानते हैं। इनमें सबसे अहम चीज़ जो है वो घरेलू स्प्रे है, वो हम कर रहे हैं। हर पेशेंट हाउस के साथ साथ 50 घरों को वो स्प्रे करते हैं। इसके साथ सुबह और शाम के वक्त जब मच्छर काटता ज़्यादा उसकी मूवमेंट होती है तो हम उसकी फोगिंग करते हैं, जिसकी वजह से इस पर काफ़ी काबू पाया जा चुका है। पिछले साल से हालात थोड़े बेहतर है, ज़्यादा नहीं है। हम रुख करते हैं कराची की और कराची में जो डेंगू के मरीज़ है इसके बारे में हमारे रिपोर्टर इस वक्त वहाँ पर आपको बता रहे हैं। ओवर टू मरियम कराची। जी देखिए, शहर कायद में मच्छरों की अफजाइश की वजह से चिकनगुनिया, डेंगू समेत दीगर वायरल फीवर जो हैं बहुत ज़्यादा वबाई शक्ल जो है वो इख्तियार करते जा रहे हैं। अगर हम खुसूसन डेंगू की बात करते हैं तो डेंगू के गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध भर में 16 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें से 14 का ताल्लुक कराची से है। JPMC के ER हेड हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान सिद्दीकी, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, काइंडली बताइएगा। अच्छा, डेंगू अभी इतना स्टैटिक है। पहले एक सर्ज आई थी तो बहुत बढ़ गया था, लेकिन अभी डेंगू स्टैटिक हो गया है। तकरीबन 20 से 25 केसेस आ रहे हैं, उनमें से 1-2 सीवियर हैं, बाकी नॉर्मल हैं। बाकी जो दूसरे वायरल केसेस हैं वो तकरीबन हमारे पास 200 अराउंड आ रहे हैं,
جن کے اندر سسپیکٹڈ چکن گونیا کے بھی کیسز ہیں اور ملیریا کے بھی کیسز ہیں. ڈینگی کی پشاور میں کیا صورتحال ہے، آئیے پشاور کے نمائندے سے جانتے ہیں. جی بالکل، ڈینگی کے وار جو صوبے کے دیگر اضلاع کی طرح پشاور میں بھی تیز ہوتے جا رہے ہیں. پشاور کے جو بات کی جائے تو پشاور گرد نواح میں کیسز کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. صوبہ بھر میں اب تک جو ہے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 1000 سے زائد کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ روزانہ کی بنیاد پہ 70 سے 80 کیسز جو ہیں وہ لیبارٹری سے کنفرم ہو رہے ہیں. شہری جو ہے اس حوالے سے کچھ شکایت بھی کر رہے ہیں کہ ان کو علاج معالجے کی سہولیات بھی نہیں ملی. ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے. سر کیا کہتے ہیں، کیا صورتحال ہے ڈینگی کے علاقے میں؟ ڈینگی کی وبا بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی پراپر انتظام نہیں ہے. اسپتالوں میں کوئی ایمرجنسی ٹائپ کوئی ایسی سہولیات نہیں پائی جاتی ہے. بس وہاں پر آپ جاتے ہیں LRH اسپتال ہمارے شہر کا بڑا اسپتال ہے، اور مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ تمام کا بہت شکریہ. کھیلوں کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے. محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستانی ٹیم 30 اکتوبر کو آسٹریلیا کے دورے پر روانہ ہوگی. امید ہے اس دورے کے دوران دونوں ممالک کی عوام کو بھرپور کھیل دیکھنے کو ملے گا. وفاقی وزیر داخلہ سے آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے وزارت داخلہ میں ملاقات کی. اس موقع پر پاکستان کرکٹ بورڈ اور آسٹریلین کرکٹ بورڈ کے مابین تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا. ملاقات میں اسلام آباد کیپٹل ٹریٹری آسٹریلین کیپٹل ٹریٹری کو سسٹر سٹی کا درجہ دینے پر بات چیت کی گئی. بارڈر مینجمنٹ اور انسداد انسانی اسمگلنگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا. آسٹریلی ہائی کمشنر نے وزیر داخلہ کو آسٹریلی ٹیم کا دستخط شدہ کرکٹ بیٹ بھی پیش کیا. ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ کے 90ویں ایڈیشن کا میلہ آج سے متحدہ عرب امارات میں سجے گا. 18 روزہ ٹورنامنٹ میں 10 ٹیمیں حصہ لیں گی. پاکستان ویمن ٹیم کا پہلا ٹاکرا شارجہ میں سری لنکا کے خلاف ہوگا. میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا. افتتاحی میچ بنگلہ دیش اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا. ایک طرف رکشہ چلتا رہا، دوسری جانب شوق پر بان چڑھتا رہا. باہمت نوجوان نے وہ کر دکھایا جس کا خواب سب دیکھتے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ بھارتی ریکارڈ توڑنے والے ارشد محسود بنے بول کے مہمان اور اپنی کامیابی کی کہانی سنا ڈالی. گننے والا شاید گنتی بھول جائے مگر ارشد رکنے والے نہیں. جنوبی وزیرستان کا ہیرا ملک کا ہیرو بنا. 373 ایلبو سٹرائکس کر کے بھارتی ایتھلیٹ شرما کا 334 کا ریکارڈ توڑ ڈالا اور گنیز ورلڈ ریکارڈ ارشد محسود اور پاکستان کے نام کیا. رکشہ چلانا اور ریکارڈ بنانا کیسے ممکن ہوا؟ راز ارشد محسود نے پروگرام دنیا بول ہے میں کھولا. تقریباً 4 بجے تک. اس کے بعد میرا گیم ہوتا ہے، اکیڈمی جاتا ہوں اور میں اپنا گیم کرتا ہوں. ارشد محسود یہیں بس نہیں کر رہے، اس کے بعد ایک اور ریکارڈ کو ہدف بنا لیا. میرے لیے اس ریکارڈ میں شرما کے دوسرا 3 منٹ کا ریکارڈ ہے. انشاءاللہ میں نے اس کو اسٹارٹ کیا وہ 3 منٹ ہے. ارشد محسود معروف ایتھلیٹ عرفان محسود کے شاگرد ہیں. حوصلہ افزائی کی جائے تو ممکن ہے ندیم ارشد کی طرح ارشد محسود بھی پاکستان کے لیے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیں. اسی کے ساتھ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolies.com. آپ دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.